नमस्कार, ताल ठोके में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिन्हा। क्या यूपी में पहले चरण की जंग से पहले चुनाव में सांप्रदायिक रंग घोलने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं? क्या चुनाव से पहले वोटर्स को जानबूझकर दंगों की याद दिलाई जा रही है? ताल ठोके के आज के सवाल इसलिए क्योंकि यूपी में पहले चरण का मतदान 11 फरवरी को होने वाला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण की 73 सीटों पर होने वाली वोटिंग में 26% मुस्लिम वोटर्स हैं। इन 73 विधानसभा सीटों में 20 से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका में हैं। तो क्या इसलिए यूपी में वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं? अमित शाह आज चुनावी यात्रा में मेरठ पहुंचे और उन्होंने यूपी में अपराध के साथ दंगों को मुद्दा बनाया। अमित शाह ने कहा कि यूपी में 200 से ज्यादा दंगे हुए और उनमें एक तरफा कार्रवाई हुई। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश कश्मीर के रास्ते पर जा रहा है। मायावती ने कहा कि आज फिर यूपी के वोटर्स को उन्होंने भी आज दंगों की याद दिलाई। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तो लगातार ये कहकर मुस्लिमों को डरा ही रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में आई तो उनका भला नहीं होगा। तो बीएसपी पर जो पश्चिमी यूपी में पूरी तरीके से धर्म और जाति को ध्यान में रखकर ही टिकट बांटने के आरोप लगे हैं, वो भी अपने तरीके से राजनीति धीरे धीरे आगे बढ़ाने में लगी। आज ताल ठोके में हम ये पूछेंगे कि धर्म और सांप्रदायिकता के आधार पर जो पार्टियां यूपी में वोट मांग रही हैं, क्या उनकी वोटबंदी होगी? आज हम ये पूछेंगे कि किसी एक धर्म के वोटर को डराना क्या सांप्रदायिकता फैलाना नहीं है? यूपी में जीत के लिए सांप्रदायिक कार्ड खेलना जरूरी है? क्या वोटर्स को दंगों की याद दिलाना और दंगों का डर दिखाना जरूरी है? पांच साल में 200 से ज्यादा जगह पर दंगे हुए हैं और दंगे के अंदर एक तरफा कार्यवाही, वोट बैंक के ध्रुवीकरण के लिए, वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए एक तरफा कार्यवाही हुई है। उत्तर प्रदेश के अंदर हर दिन 13 मर्डर होते हैं, 200 दंगे, हजारों हत्याएं, हजारों बलात्कार, होता हुआ पलायन और बच्चियों की सुरक्षा नहीं। मित्रों, मैं मानता हूं कि ये कभी भी उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर नहीं जा सकता। इस सरकार के चलते या मुजफ्फरनगर सहित प्रदेश में लगभग 500 और भी छोटे बड़े सांप्रदायिक दंगे व तनाव आदि की भयानक वारदातें हुई। दादरी की अति दर्दनाक घटना घटी। अगर मैं खुलकर कहूं कि मुसलमान इस वक्त सबसे ज्यादा अगर कोई फिक्रमंद है इन हालात से, तो वो मुसलमान है। लगातार पलायन हुआ है और दुर्भाग्य है उसमें प्रशासन ने भी और उत्तर प्रदेश शासन ने कहीं उसका संज्ञान नहीं लिया। कहीं पर कोई पीड़ित प्रशासन के पास जाता है, एफआईआर लॉज नहीं होती। एफआईआर जाति और उसका मजहब देख करके ही एफआईआर लॉज होती है। मेरी सरकार में कांग्रेस, बीजेपी व सपा के शासनकाल की तरह यहाँ के लोगों का इस बार भी पलायन नहीं होने दिया जाएगा। रणनीति इनकी है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की शुरू से रही है और संघ के साथ, संघ के इशारे पे काम करना, अपने सांसदों को खुला छोड़ देना ताकि वो आपस में हिंदू और मुस्लिम को आपस में बांटने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि हाथ से हिंदू होता है, माँ से मुसलमान होता है। 2.5 साल में किस मुसलमान को इस देश में तकलीफ हुई हम जानना चाहते हैं। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार खुलकर मुस्लिम हमारे साथ है। वोट को शिफ्ट करने के लिए इस तरह का आरोप लगाना ये गलत है। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, यूपी में मतदान करीब आते ही क्यों याद आई सांप्रदायिकता? दूसरा सवाल, यूपी की पहली जंग से पहले दंगों का रंग क्यों? तीसरा सवाल, क्या कामकाज और विकास की बजाय वोट मिलेंगे जात पात पर? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, चुनावों को सांप्रदायिक बनाने वालों पर क्या वोटर लेगा एक्शन? चलिए तो ये चर्चा शुरू करें और मैं आपको मेहमानों से मिलवाऊं। उससे पहले आज ये डिबेट आपको क्यों देखनी चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये डिबेट इसलिए देखनी ज़रूरी हो जाती है कि जब जब चुनाव आते हैं इस तरीके के मुद्दे उठने शुरू हो जाते हैं। हिंदू मुस्लिम ये बात कहना नेता शुरू कर देते हैं। आपके पास बड़ा अच्छा मौका है, अगले 8 दिन आप जब आपके पास बड़े बड़े नेता पहुँच रहे हैं, जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो पहुँच रहे हैं, उनसे सवाल ज़रूर पूछिएगा जब आपके पास पहुँचे कि आखिर क्यों ये मुद्दे उठाए जाते हैं।
इस वक्त मेरे साथ संबित पात्रा हैं, प्रवक्ता बीजेपी के हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, पार्टी की केंद्रीय समिति में उड़ीसा का प्रतिनिधित्व करते हैं और पेशे से एक सर्जन भी हैं। साथ ही मेरे साथ लखनऊ से जूही सिंह हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं और समाजवादी पार्टी का पक्ष रखती हैं, यूपी स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की चेयरपर्सन भी हैं। मेरे साथ अहमद खान साहब भी होंगे, बीएसपी के नेता हैं, लखनऊ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे, अब से कुछ देर बाद पहुंचेंगे। और उसके साथ साथ प्रेमचंद मिश्रा भी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, पटना स्टूडियो में मौजूद हैं, कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, बिहार में एनएसयूआई के अध्यक्ष रहे हैं। जूही सिंह जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि अमित शाह अगर मेरठ जाते हैं तो बीजेपी सांप्रदायिकता कैसे फैला रही है? ये तो अमित शाह बताएंगे, क्योंकि अमित शाह का एक आंकड़ा है जो वो दे रहे हैं। मुद्दा उनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। उन्होंने बहुत सारे कैराना को भी मुद्दा बनाया है, जो उनके अकॉर्डिंग धार्मिक आधार पर लोग पलायन कर रहे हैं। और अमित शाह 200 कहते हैं, मायावती 300 कहती हैं, रोज एक, मतलब कई आंकड़े उन्होंने दिए। आंकड़े उनको कहाँ से मिल रहे हैं? जूही सिंह जी, आपके नेता कह रहे हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री की स्पीच राहुल जी अगर सब लोग सुन लें तो उसमें कहीं भी ना आपको सांप्रदायिक आधार दिखेगा, ना धर्म आधार दिखेगा। जब वो बात ऐसी कह रहे हैं तब तो कहा ही जाएगा। शुरुआत तो अमित शाह जी ने की, एक राष्ट्रीय पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और जब वो ऐसी बात बिना किसी तथ्यों के आधार पे कह रहे हैं, और साथ में योगी आदित्यनाथ भी उस पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बहुत एक बड़ा जमावड़ा, और इसी आधार पे वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। ये तो उनका चाल चरित्र और चेहरा है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करें। और किस बात पे वो कह रहे हैं कि हम ध्रुवीकरण कर रहे हैं कि वो कर रहे हैं? अमित शाह जी बताएं बेहतर कि उनको ये आंकड़े कहां से मिल रहे हैं, किस। और एक तरफा कार्रवाई, बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी कि वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है। इसको भी जरा तफसरे से और विस्तार से बताएं कि कैसे ये एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, और किस तरह उनके अन्य स्टार प्रचारक भी, अब तो नई लिस्ट भी आ गई है, उसमें विनय कटियार भी हैं, योगी आदित्यनाथ पहले से हैं, सुरेश राणा बयान दे ही चुके हैं। तो बेहतर है कि उनकी बात उन्हीं से पूछी जाए। चलिए, उनकी बात उनसे पूछेंगे, लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा हो रहा है कि अचानक बाकी पार्टियां फिर से उसी बात पर उठ क्यों रही हैं? बार बार सांप्रदायिकता का मुद्दा उठाया क्यों जा रहा है और मुस्लिम वोटर्स को डराने की बात क्यों हो रही है? प्रेमचंद मिश्रा जी, अभी तक तो बात युवाओं की हो रही थी, अभी तक बात विकास की हो रही थी, आप और समाजवादी पार्टी तो साथ साथ हैं, और अब बात अचानक सांप्रदायिकता की होने लगी है। लोगों को डराया जाने लगा है कि अगर एक पार्टी आ जाती है तो फिर मुस्लिमों के लिए मुश्किल हो जाएगी। मुद्दे खत्म हो गए, विकास पीछे हो गया। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बेहतर जवाब दे सकती है। उठा तो आप रहे हैं ना मुद्दे, पार्टी की कार्यकलापों का एक बड़ा हिस्सा होता है। नहीं, मैं मुद्दे इसलिए उठा रहा हूं कि जनता चुनाव में जा रही है, तो आम जनता को आगाह करना ये हमारा कर्तव्य है। सबसे बड़ी चीज़ ये है किस बात के लिए आगाह क्या करना? वजह है कि जब भी कहीं इलेक्शन होता है तो एक सेकंड राहुल जी, जब भी इलेक्शन होता है तो क्या वजह है कि सांप्रदायिकता की बात और राम मंदिर की बात भारतीय जनता पार्टी के तरफ से क्यों आता है? सांप्रदायिक विद्वेष की भाषा क्यों बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में तो गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी के पास, जो इस तरह की भाषा लगातार बोलते रहे हैं। पिछले 2.5 वर्षों में आप देखें तो उत्तर प्रदेश के वातावरण को दूषित करने का और सांप्रदायिकता के आधार पर कहीं न कहीं सोशल कन्फ्रंट्रेशन पैदा करने में कोई भी उनके नेता पीछे नहीं हटे हैं। तो यह उनके द्वारा किया हुआ एक आधार बनता है, और उसके बाद फिर उसमें राम मंदिर का नाम ले लेते हैं। आखिर अखिलेश यादव के साथ में साझेदारी हो गई है, वरना उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, आपकी पार्टी गिनाती थी कि उत्तर प्रदेश में कितने दंगे हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हुई हैं, टाइम टू टाइम कांग्रेस ने एज ए विपक्षी पार्टी हमने उसे उठाया है, मैं उसे झुठला तो नहीं रहा हूं, लेकिन इस माहौल को खराब कौन करता है? राम मंदिर का नाम बार बार लेके सांप्रदायिक विद्वेष की बात कौन उठाता है? ये कहीं न कहीं ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी करती रही है, और उनके पास कभी डेवलपमेंट की बात वो नहीं करेंगे भाषण के अलावा, वो कभी शिक्षा की बात नहीं करते हैं, कभी रोजगार की बात नहीं करते। शिक्षा और रोजगार की बात तो अभी आप भी नहीं कर रहे, आपके नेता भी नहीं कर रहे, लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात हो गई है संबित की, यहाँ पर प्रेमचंद मिश्रा खुद इस बात को मान रहे हैं कि यूपी में घटनाएं तो हुई हैं। अब घटनाएं तो अखिलेश यादव के कार्यकाल में हुई, जिनके साथ मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ ये भी है कि मेरठ में जब अमित शाह पहुँचते हैं, अचानक दंगों की बात क्यों आ जाती है?
500 दंगों की बात आ जाती है, एक तरफा कार्रवाई की बात आ जाती है, और ये सब बातें चुनाव से पहले क्यों आती हैं? चुनाव से पहले नहीं, हमेशा ही हमने इन विषयों को उठाया है। गिरती हुई कानून की साख उत्तर प्रदेश में, किस प्रकार कानून की व्यवस्था ध्वस्त होने के कारण 200 से अधिक दंगे हुए, ये तो हर पार्टी बताएगी, स्वाभाविक है। और जब उत्तर प्रदेश की पार्टियां ये कहती है कि ये सब भारतीय जनता पार्टी के कारण हो रहा है, तो मेरा सवाल बड़ा स्पष्ट है उनसे कि अगर सब कुछ हम कर रहे हैं, हम तो वहां सत्ता पे नहीं है, तो आप सत्ता में काहे को हैं? दूसरी बात है, आप सुबह टेलीविजन ऑन करिए, मायावती जी अपना पीसी कर रही होंगी, उसमें वो 10 बार बोलेंगी मुस्लिम हमें वोट देना, मुस्लिम हमें वोट देना। अखिलेश जी के भाषण को सुन लीजिए, वो 10 बार कहेंगे मुस्लिम वहां मत वोट करना, हमें वोट करना। अरे वो तो सुबह से शाम तक मुस्लिम 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 मुस्लिम। हम कौन से सांप्रदायिक हो गए फिर? सांप्रदायिक तो ये हो गए। कैराना की बात करना, कैराना पे आप लोगों ने भी रिपोर्ट दिखाई, घर घर तक आपके रिपोर्टर्स भी गए थे, और इस पूरे विषय का संज्ञान नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने लिया था। ह्यूमन राइट कमीशन ने कहा बिल्कुल सही है, यहां पर कानून की व्यवस्था खराब है, इसलिए पलायन हो गया। अगर हिंदुओं का पलायन हो जाए तो कोई पार्टी सब आंख बंद कर ले, आंख नाक सब बंद करके बैठे, नहीं नहीं ठीक है हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, कोई हम बोलेंगे नहीं, वरना हमको सांप्रदायिक कहा जाएगा। राम मंदिर का नाम, इतने बड़े मैनिफेस्टो में 2 लाइन राम के विषय में क्या लिख दिया, जो कि हम पालमपुर के कन्वेंशन से बोलते आ रहे हैं कि राम मंदिर बनाना चाहिए और बनेगा, हम कॉन्स्टिट्यूशनली बनाएंगे उसको। तो इनको सिर्फ राम दिखते हैं, और राम इतने बुरे हो गए इनके लिए कि हम एकदम कम्युनल हो गए। ये सुबह से शाम तक मुस्लिम मुस्लिम करे, एक लाइन राम का क्या नाम आ गया, इससे इतनी तड़प इनकी हो गई। और आप बताइए, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता यहां बैठी है, ये इनको मैं कहता हूं सेफई सोशलिस्ट, ये सेफई में बैठ के नृत्य गाना देख रहे थे जब मुजफ्फरनगर के जो दंगे पीड़ित थे वो सर्दी में मर रहे थे, और यहां पर वो हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार से कानून की व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल विकास की राजनीति करना चाहती है, मगर उसका अर्थ ये नहीं है कि जो सत्यता है, कानून की व्यवस्था गिरी है, उस विषय को हम जनता के सामने ना रखें। चलिए, अहमद खान साहब भी अब हमारे साथ आ गए हैं। खान साहब, बहन जी को सिर्फ मुस्लिम वोट चाहिए, बाकी और किसी के वोट नहीं चाहिए? ये बिल्कुल झूठी बकवास, ये संबित पात्रा जी जो कह रहे हैं कि बहन जी को फॉलो पीछे तो खाली मुसलमान मुसलमान बहन जी का बयान तो पहले ये क्या करते हैं, बात कहते हैं, आप उन्हीं की बात को झुटलाने लग गए। बहन जी का बयान नहीं, उनकी बात झूठी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। इनकी बात ये कहाँ सच बोल रहे हैं? अरे ये तो ये सच कहाँ बोल रहे हैं खान साहब? ये तो सच कहाँ बोल रहे हैं? बहन जी तो कह रही हैं सब। ये तो आप अपनी ही नेता के बयान को गलत बता रहे हैं। भाई, मायावती जी का बयान था, ये नेताजी के ज्ञान गलत थोड़ी बता रहे हैं। हम तो कह रहे हैं मुस्लिम मुस्लिम नहीं है, वो सब समाज की बात कर रही हैं। मुसलमान जो दबा कुचला हुआ है उसको आगाह कर रही हैं कि देखिए, अगर आपको ये करना है तो ये मिलेगा, ये करिएगा तो ये मिलेगा। उन्होंने कहा आप अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा में बैठता है, तैयारी के साथ बैठता है, तो उसको अच्छे अंक मिलेंगे। अब ये कहना सिर्फ कि हम सांप्रदायिक नहीं है, तो ये तो संबित पात्रा जी आपके मुंह से खुद ही बता रहे हैं कि हम सांप्रदायिक नहीं है। क्या है ये बता दें? ये सब समाज को लेकर चलने वाली बात, सबका हाथ सबका विकास। अच्छा, आप सब समाज को लेकर चल रहे हैं। खान साहब, देख लीजिए, मायावती जी ने 24 दिसंबर और 3 जनवरी को समाज को लेकर 24 दिसंबर 3 जनवरी को 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से कास्ट के हिसाब से, जात के हिसाब से और मुस्लिमों के हिसाब से हमने टिकट बांटे हैं, और आप सारे समाज को लेने के चलने की बात कर रहे हैं। जी, आपकी नेता बताती है कि हमने मुसलमानों को टिकट बांटे हैं, हमने इस जात को टिकट बांटे हैं, और आप कह रहे हैं सब समाज को लेकर बात कर रहे हैं। हाँ, तो सब समाज है उसमें कि नहीं, आप बता दीजिए। आप उसमें क्षत्रिय है कि नहीं है, ब्राह्मण है कि नहीं है, वैश्य है कि नहीं है, यादव है कि नहीं है, आप बताइए, श्रीवास्तव है कि नहीं है, तो सब समाज में तो ही आते हैं। ये आप मुझसे मत पूछिए, ये आप अपने नेता से पूछिए जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताती हैं। मैं तो कह रहा हूँ, ये लिस्ट देखिए ना। अरे तो ये आप अपने, मुझे लगता है ना खान साहब, शायद कौन नहीं बता रहा, लगता है खान साहब आप शायद अपनी नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखते हैं, उनके बयान सुनते नहीं है, वरना आप इस तरीके की बातें करते नहीं। लेकिन प्रेमचंद मिश्रा जी, सवाल अब मेरा आपसे यही है। देखिए, आप देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनता हूं मैं, उनके आइडियोलॉजी भी जानता हूं मैं, और अभी जी, चुनाव आने से पहले तक आप ये बात कह रहे थे कि यूपी में कानून व्यवस्था खराब है। अब आप साथ खड़े हो गए तो आप कह रहे हैं कि नहीं, देखिए कानून व्यवस्था खराब नहीं है, घटनाएं कुछ हुई हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदार बीजेपी है। कब तक ये राजनीति आप करते रहेंगे? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये बड़ी साफ सी बात है, 73 सीटें हैं, मुस्लिम वोट बैंक है, बड़ी तेजी से वो इफेक्ट डालता है, इम्पैक्ट डालता है कई सीट्स पर। इसके अलावा कहीं आगे कुछ बढ़ पाएंगे आप, या सिर्फ यही मुद्दे लेकर के चल पाएंगे? देखिए, मैं आपसे यही कह रहा हूं, हमारी प्राथमिकता है इस प्रदेश में
जब राहुल जी और अखिलेश जी ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उसमें उन्होंने अपना एजेंडा सामने रखा कि हम सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। जो डेवलपमेंट के काम अखिलेश यादव के नेतृत्व में हुआ है उसे और तेजी से आगे बढ़ाने का काम है और समाज में भाईचारा कायम करना। प्रेमचंद जी, अब डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही, अब फिर उसी मुद्दे को जो कि नहीं उठाया जाना चाहिए था। मुझे कहने दीजिए जी। राहुल जी प्लीज लेट मी फिनिश, एक लाइन पूरा तो सेंटेंस करने दीजिए भाई जी। बोलिए। आज अमित शाह जी ने क्या कहा? रोज यूपी में हजारों बलात्कार की घटनाएं होती हैं, इससे बड़ा भी झूठ कोई बयान हो सकता है? आप पब्लिक मीटिंग में उत्तर प्रदेश की छवि क्यों खराब कर रहे हैं? पर आप ये तो मान रहे हैं ना, क्या प्रमाण है आपके पास? आप भी मान रहे हैं कि यूपी में घटनाएं हुई, ये तो आप भी मान रहे हैं कि यूपी में रोज औसतन 24 होता है और 13 हत्याएं औसतन। ये तो आप भी मान रहे हैं कि यूपी में कानून व्यवस्था पर सवाल उठे हैं, देश को लूट लिया, ये तो आप मानते हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति हर राज्य में कहीं न कहीं गड़बड़ी होती है। यूपी में कानून व्यवस्था क्या पिछले 5 साल बिल्कुल बहुत अच्छी रही, बहुत बढ़िया रही? क्या कांग्रेस यूपी की कानून व्यवस्था से पूरी तरीके से संतुष्ट रही है? उत्तर प्रदेश में जब भी कोई कानून व्यवस्था की घटनाएं घटित हुई हैं, कांग्रेस ने उसके खिलाफ आवाज उठाया है। जो हमारा ये की पिछले 5 साल में कानून व्यवस्था से क्या कांग्रेस पार्टी संतुष्ट है? करते हैं उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को हम ये आश्वस्त करते हैं हमारा गठबंधन बेहतर शासन देगा, जहां सबको समान अधिकार होगा, कहीं पर किसी के ऊपर कानून व्यवस्था को लेकर भेदभाव नहीं होगी और बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी शासन होना चाहिए वो हम देंगे। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे, लेकिन जूही सिंह जी कर रहे हैं, हम अगले 5 साल बड़ा अजीब सा लग रहा है। आपके नेता इस बात को कहते हैं कि हम विकास पर चुनाव लड़ेंगे, हमने जो काम किया उसको आगे लेकर आएंगे, लेकिन अचानक ही सांप्रदायिकता की बात करना, ये बताना कि बीजेपी सांप्रदायिकता फैला रही है, बीजेपी के नेता उनसे बात कर लेंगे, लेकिन ये कहने की उस जगह आपको पता है वो संवेदनशील जगह है। आप उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का भाषण देख लीजिए, आदित्यनाथ जी का भाषण देख लीजिए, साक्षी महाराज का भाषण देख लीजिए। जूही सिंह जी, ये जहर उगल रहे हैं। हमारी बात कर रहे हैं कि बहन जी कुछ कह रहे हैं, मैं कुछ कह रहा हूं, आप अपनी बात को सुधार लीजिए पहले। उसमें न्याय नहीं मिला और बात को सुधारिए पहले। क्या है, आप ध्रुवीकरण ही तो कर रहे हैं। आपके पास पहुंचूंगा, लेकिन मेरा सवाल जूही सिंह जी आपसे यही है कि आप लोगों को विकास के बाद सांप्रदायिकता पर क्यों आना पड़ा? आपका सवाल ही गलत है। जी जूही जी, लग रहा है राहुल जी, हम लोग सांप्रदायिकता की बात कहाँ कह रहे हैं, लेकिन अगर कोई सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात करेगा तो NHRC की रिपोर्ट को तोड़ मरोड़ के अपने कन्वीनियंस के लिए प्रस्तुत करेगा। अगर संगीत सोम का बहाना लेगा, सुरेश राणा का बहाना लेगा, 1 मिनट योगी आदित्यनाथ का बहाना लेगा, और कानून व्यवस्था का जीरो सम कहीं भी रीच नहीं होता है, चाहे वह गुजरात में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, तो हम सांप्रदायिक तो कहेंगे ही ना, कहेंगे कि आप क्यों माहौल खराब कर रहे हैं। बाकी इनकी खुद की नीयत है, इनका खुद का जमीर है। अगर ये झूठ बोलना ही है, असत्य वचन करना ही है, आंकड़ों को की बाजी गुजरात में आपने बात कर दी, जूही सिंह जी, गुजरात की आपने बात कर दी, रिपोर्ट जब आती है, अच्छा आप उसको मान रही हैं। कैराना पर भी रिपोर्ट आई थी उत्तर प्रदेश में, NHRC की रिपोर्ट आई थी, उसको मान रही हैं आप नहीं मान रही कि वहां से हिंदू परिवारों ने पलायन किया? जी, उस रिपोर्ट को आप मानेंगे जो NHRC की तरफ से आई? राहुल जी, आप एक जिम्मेदार एंकर हैं। मैं अब NHRC की रिपोर्ट पूरी तरह यहाँ पर डिस्कस करूंगी। 3 स्टेट्स का नहीं राहुल जी, मुझे बोलने दीजिए। 3 स्टेट्स का NHRC ने मुआयना किया था, 2010 से लेकर किया था। हार्डली 40-50 परिवारों से उन्होंने कैराना के आसपास के क्षेत्र में बात की थी। आप शायद ये धर्म के आपको शायद इस बात का पता नहीं है, धर्म के आधार पर क्राइम कैराना के बारे में भी और शायद इस बारे में भी नहीं कि कैराना सबसे पहले मैं खुद गया था, कैराना के परिवारों का जो दर्द था वो मैंने खुद दिखाया था। मैंने बताया था कि किस तरीके से वहां पर लोग सर आप डर की वजह से भागे हैं। राहुल जी, क्या NHRC की बाकायदा एक टीम ने वहां पर 1 हफ्ते से ज्यादा रुक करके ये सर्वे किया और उसके बाद अपनी रिपोर्ट दी। आपकी भी पढ़ लूंगी NHRC की रिपोर्ट। और आप NHRC की रिपोर्ट 2010 पे कहां चली गई थी? उसने 40-50 लोगों से बात किया था। राहुल जी, जो मैंने पढ़ा है वो मैं आपको बता सकती हूँ, आपकी रिपोर्ट मैंने नहीं पढ़ी, आपकी भी पढ़ लूंगी। पढ़ा है, आपके नेता खुद इस बात को मान रहे हैं कि कैराना पर आपके पुलिस अफसरों ने उनको गुमराह किया था, संबित उन्होंने ये लिया था। ये अजीब सी स्थिति बन रही है। मैं आपसे भी यही बात पूछ रहा हूँ, ऐसे मुद्दे जब आते हैं
तो सब पार्टियां अलग अलग दिखाई देनी शुरू हो जाती। खासतौर से अब कैराना का जिक्र हुआ है तो कर लेना भी चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों की बात शुरू हो जा रही है, मुस्लिमों को डराया जा रहा है, लेकिन एक तबका अगर पलायन कर रहा है तो उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। और उसकी बात मैं आपकी पार्टी पे भी कर रहा हूं। अब आपकी पार्टी भी बच रही है, लगातार बच रही है इस बात से। देखिए, बड़ा एक विचित्र परिस्थिति देश की राजनीति में है। हर कोई चाहता है कि वो पॉलिटिकली करेक्ट हो, सच्चाई से हर कोई दूर भागने की कोशिश कर रहा है। सच्चाई है कि कैराने में, और हम अब ये शब्द इस्तेमाल करते हैं कि एक धर्म विशेष का पलायन हुआ। हिंदू तक कहने से डर लगता है कि पता नहीं हिंदू कह देंगे तो ये सारे हमारे जो मित्र हैं ये कहेंगे अरे ये तो सब बड़े ही बदमाश राजनेता हैं, ये तो धर्मनिरपेक्षता को मानते ही नहीं है। वहाँ से पलायन हुआ है। NHRC का रिपोर्ट भी आया, और अभी हमारी बहन जूही जी कह रही थी केवल 40-50 परिवारों का तो की बात की है NHRC ने। अरे केवल 40-50, एक परिवार का भी पलायन हुआ हो, उसको मार के भगाया गया हो तो वो भी बड़ी बात है। आप अगर दादरी की बात करते हो तो एक परिवार की बात करते हो जो कि अनफॉर्चुनेट नहीं होना चाहिए था, और यहां पर आप कहते हो कि 40-50 परिवारों का ही। उस सब के बीच में सवाल यही उठता है कि कोई भी पार्टी उस तरीके से जिस मुद्दे के साथ जुड़नी चाहिए थी, इस मुद्दे के साथ वो जुड़ती दिखाई दी नहीं। खान साहब, आप उस समय बड़े ज्यादा उत्तेजित नजर आ रहे थे। मैं कर लेता हूँ जरा। खान साहब मुझसे कह रहे थे कि आपको पता नहीं सवाल क्या है और आपको सवाल ही नहीं पता। खान साहब, आपकी नेता के बयान आप शायद देखते नहीं है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप नहीं देखते हैं, तब अगर आप मुझसे बात करते नहीं। अब मुझे अब आप ये बता दीजिए, चलिए अब इस बात को छोड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में जब मायावती का शासनकाल रहा था, मैं आंकड़े दे रहा हूँ आपको, 2007 में 138 कम्युनल वायलेंस हुई, 37 लोगों की मौत हुई, 397 लोग घायल हुए। 2008 में 114 हुई, टोटल 5 साल में 616 हुई। कितने घायल हुए और कितने लोगों की मौत हुई ये भी बता सकता हूँ। उसके बाद आपकी पार्टी की नेता लोगों को डरा रही हैं कि हमको वोट दे दीजिए वरना ये पार्टी आ जाएगी। देखिए, एक सबसे पहली बात कि आपकी इस बात को मैं नहीं मानता हूं कि आप ये जो मुझे कह रहे हैं कि बहन जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनते हैं, कुछ जानकारी आपको नहीं है। मुझे जानकारी नहीं है तो मुझे आप बुलाए क्यों हैं? सबसे पहली बात ये है। अगर बुलाया है तो मेरी बात को सुनिए, अपनी जबान मेरी जबान में मत डालिए जी। नहीं तो आप फिर क्यों बुलाए मुझे? आपने मत बुलाया करिए मैं अपने चैनल पे। मैं कहिए अभी उठ जाऊं? नहीं बिल्कुल। अगर मुझे नहीं पता है, आपको ये लगता है तो मैं कहिए अभी उठ जाऊं? नहीं, मैं कहीं अभी उठ जाऊं। जवाब तो दे दीजिए पहले। ये नहीं है कोई बात है, जवाब तो दे दीजिए पहले। एक बात नहीं, पहले सवाल पे नहीं जा रहे। अपनी जबान मेरे जबान में मत डालिए। खान साहब, आप उससे बच रहे हैं। आपने सवाल से बच रहे हैं। देखिए, अब आप कहिएगा तो मेरे सवाल से सवाल गलत कर रहे हैं। मेरे सवाल से बचने की कोशिश है। अब ये मैं तो यही मानूंगा, गलत कर रहे हैं। मैं यही मानूंगा। सवाल का आप भाजपाइयों की तरह से बोल रहे हैं। आप भाजपाइयों की तरफ से बोल रहे हैं। भाजपाइयों की तरफ से आप भाजपा का एक पक्ष ले रहे हैं कि आपकी नेता के कार्यकाल में 5 साल में 616 सांप्रदायिक दंगे होते हैं। कौन सी पार्टी ऐसी है? 616 सांप्रदायिक दंगे होते हैं। कौन सी ऐसी पार्टी है जो मरते हैं, मुस्लिम भी मरते हैं, और आपकी पार्टी के नेता मुस्लिमों से ये बात कहती हैं कि आप बीजेपी को, आप हमको वोट दीजिए वरना बीजेपी आ जाएगी। नहीं, कमाल है। हमको किसी बात, हर वर्ग के विशेष को हमको अपनी अब अभी बैकवर्ड क्लास के लोगों को क्या हुआ? बैकवर्ड क्लास के लोगों को मंडल कमीशन यही भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया कि नहीं हम नहीं लागू करेंगे, और कमंडल ले आए बीपी सिंह की सरकार में। तब आप क्या कहेंगे उस पर? सवाल यही है कि आखिर जरूरत क्यों महसूस हो रही है, और ये हर एक पार्टी इस हथकंडे को खासतौर से क्यों अपनाने में लगी हुई है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश बड़ा महत्वपूर्ण जगह होती है। बार बार ये कहा जा रहा था कि जब यहाँ चुनाव होंगे तो सांप्रदायिकता एक बड़ा मुद्दा बनाने की हर पार्टी कोशिश करेगी, और वही होना शुरू हो गया है कल से। और सबसे मजेदार बात यह है कि वो पार्टियां जो अब तक विकास का दम भर रही थी, उन्हें सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता ही नजर आ रही है, और उसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ खास नजर आ नहीं रहा।